नमस्कार। तो अपना जो आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर के लिए जो बैच चल रहा है उसका जो चौथा पेपर अपना हुआ है, यानी कि पेपर का कोड है 104। उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडिजिनस सीप ब्रीड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनेस्ट कारपेट वूल। इंडिजिनस सीप ब्रीड पूछ रहा है जो फाइनेस्ट कारपेट वूल प्रोड्यूस करती है और उसमें कहीं ना कहीं पैरट माउथ अपीयरेंस देखने को मिलती है विद रोमन नोज। रोमन नोज को ही हम लोग बोलते हैं पैरट माउथ अपीयरेंस। और फाइनेस्ट कारपेट वूल किस में देखने को मिलती है? चोकला में। ओरिजिन कहाँ से हुई है चोकला की? सीकर, चूरू, झुंझुनू से, इसलिए इसको शेखावाटी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक मिनट में रिमोट काम में ले लेता हूँ, उसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेकंडिटी बोरोला जीन, जिसको हम फैक बी प्लस जीन बोलते हैं। फेकंडिटी बोरोला जीन इज एसोसिएटेड विद प्रोलिफिकेसी इन सीप एंड फाउंड नेचुरली इन विच इंडिजिनस ब्रीड ऑफ सीप। यानी कि फेकंडिटी बोरोला जीन जो कि मेनली प्रोलिफिकेसी से जुड़ी हुई है। अगर फेकंडिटी बोरोला जीन किसी एनिमल में है तो इसका मतलब उसकी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों। तो फेकंडिटी बोरोला जीन देखने को मिलती है मेनली गैरोल सीप में। किस में देखने को मिलती है? गैरोल में। और गैरोल की ओरिजिन पूछ ली जाए तो कहाँ से हुई है? वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमॉन्ग द इंडिजिनस ब्रीड विच वन इज डिस्क्राइब एज टॉलेस्ट एंड नॉन एज गॉट लाइक सीप। एक तो इंडिया की टॉलेस्ट सीप ब्रीड और दूसरा गॉट लाइक सीप, यानी कि देखने में एक तरीके से गॉट की तरह दिखती है। आंसर क्या हो जाएगा? नेल्लोर। नेल्लोर को हम लोग टॉलेस्ट ब्रीड भी बोलते हैं और गॉट लाइक सीप भी बोलते हैं, क्योंकि वूल जो है वो जनरली बहुत कम होती है, एब्सेंट टाइप होती है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मारवाड़ी सीप। मारवाड़ी सीप का कौन सा करेक्टर नहीं है? तो एक तो ट्रिपल यूटिलिटी है, वूल, मीट और मिल्क के लिए हम इसको पालते हैं। एक मैक्सिमम माइग्रेशन देखने को मिलता है, ये बात भी ठीक है। और हाईएस्ट डिजीज रेसिस्टेंस होता है अमॉन्ग द इंडिजिनस ब्रीड, ये चीज भी ठीक है। तो बोलो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी पॉइंट। ये मारवाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। कुल्लू शॉल किससे तैयार की जाती है? तो कुल्लू शॉल जो है वो मेनली गड्डी जो ब्रीड है हिमाचल प्रदेश की, उसकी जो वूल होती है उससे एक तरीके से हम लोग तैयार करते हैं कुल्लू शॉल को। नेक्स्ट। एक्जोटिक सीप ब्रीड रिकॉग्नाइज ग्लोबली फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनेस्ट वूल और लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वूल। यानी कि जिसमें वूल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता हो और जिसमें फाइनेस्ट वूल हो। कौन सी ब्रीड है? मेरिनो। मेरिनो और रेम्बोइलेट को हम लोग फाइन वूल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लोई। लोई जो ओल्ड एज में लोग जो सर्दियों में बचाव के लिए ओढ़ते हैं, वो ट्रेडिशनली किसकी वूल से डराइव होती है? तो लोई जनरली भाकरवाल जो सीप की ब्रीड है उससे डराइव होती है, उसकी ऊन से। इंडिजिनस ब्रीड एडेप्टेड टू नाइट ग्रेजिंग। इंडिजिनस ब्रीड जो नाइट ग्रेजिंग के लिए, और उसमें येलो कलर की वूल देखने को मिलती है। तो येलो कलर की वूल और नाइट ग्रेजिंग, ये करेक्टर है किसका? नाली सीप का। और नाली की ओरिजिन बीकानेर डिवीजन से। एक क्रॉस ब्रीड है सीप की जो क्रॉसिंग से बनी है, एक तो रेम्बोइलेट रैम और मालपुरा ईव। रेम्बोइलेट और मालपुरा ईव के क्रॉस से ब्रीड जो डेवलप हुई है वो है अविकालीन। और अविका का मतलब हो गया अविकानगर, और कालीन का मतलब कालीन बनाने के लिए, यानी कि कारपेट वूल, मोटी ऊन जो होती है। ठीक है, तो रेम्बोइलेट रैम और मालपुरा ईव का क्रॉस है अविकालीन। अमॉन्ग द एक्जोटिक सीप ब्रीड विच ब्रीड इज बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग पेल्ट और फर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, पेल्ट ब्रीड या फर ब्रीड किसको बोलते हैं? कराकुल को बोलते हैं। और ओरिजिन कहाँ से हुई है? युजबेकिस्तान से। पेल्ट जनरली हम लोग बोलते हैं स्किन को, और फर जनरली टर्म आती है वूल के लिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिजिनस गॉट ब्रीड। इंडिजिनस यानी कि इंडिया की जो गॉट ब्रीड है
उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनको अपने को देखना है। पहला सेंटेंस है जमुनापारी इज हैवीएस्ट एंड मैजेस्टिक इंडियन ब्रीड। ये बात तो सही है, जमुनापारी इंडिजिनस गॉट ब्रीड में हैवीएस्ट है, टॉलेस्ट है, मैजेस्टिक है। चेगू गॉट प्रोड्यूस पश्मीना, चेगू और चेंगथेंगी दोनों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको पश्मीना बोलते हैं। बारबारी गॉट इज नॉन एज ड्वार्फ ब्रीड, बारबारी को हम लोग ड्वार्फ ब्रीड भी बोलते हैं, सिटी ब्रीड भी बोलते हैं। ये सेंटेंस भी सही है। बीटल गॉट इज नॉन फॉर व्हाइट कोट, बीटल का जो बॉडी कोट होता है वो एक्चुअली में व्हाइट नहीं होता, वो कैसा होता है, जनरली ब्लैक होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है, और वो कौन सा है, ये तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसमें पूछा गया है कि साहब ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और बीटल गोट जो है उसका व्हाइट कलर नहीं होता, उसका ब्लैक कलर होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट अंगोरा गोट ब्रीड, अंगोरा गोट ब्रीड से रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है, तो इट इज नॉन फॉर मोहेर प्रोडक्शन, अंगोरा से मोहेर का प्रोडक्शन होता है। व्हाइट सॉफ्ट सिल्की हेयर ऑफ अंगोरा ब्रीड आर नॉन एज मोहेर, और मोहेर इतने डेंस होते हैं, यानी कि ये जो बाल हैं इतने डेंस होते हैं, वुल की तरह दिखाई देते हैं दूर से। तो जो गॉट है वो सीप की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस अंगोरा गॉट को हम लोग सीप लाइक गॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीप लाइक गॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी तो इट हैज नो हॉर्न, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से ओरिजिन नहीं हुई है, तुर्की से ओरिजिन हुई है। इसको मिल्क क्वीन बोलते हैं, मिल्क क्वीन सानेन को बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द ब्रीड ऑफ पिग नेटिव टू आसाम, आसाम से जिसकी ओरिजिन हुई है, आसाम से ओरिजिन हुई है किसकी, दूम की। घुंगरू की ओरिजिन हुई है वेस्ट बंगाल से, माली की ओरिजिन हुई है त्रिपुरा से, ठीक है। और गुर्रा की ओरिजिन हुई है बरेली और लखनऊ से, बरेली और लखनऊ से, यूपी से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दूम, ओरिजिन हुई है कहां से, आसाम से। नेक्स्ट, हॉर्स ब्रीड नॉन फॉर रेवल गेट, रेवल गेट यानी कि रेवल चाल जो है वो किस में देखने को मिलती है, दोनों जो गुजरात की ब्रीड है, एक तो काठियावाड़ी और एक कच्ची सिंधी, दोनों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ, कैमल ब्रीड टर्म एज स्विमिंग कैमल, जिसको हम लोग स्विमिंग कैमल बोलते हैं, और एडप्टेड फॉर सैलाइन वाटर, यानी कि जो सॉल्ट वाटर है उसके लिए एडप्टेड है, और कहीं ना कहीं मैंग्रोव वेजिटेशन को खाने का काम करती है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जनरली जो भी दलदल का एरिया है उसमें उगती है, ठीक है। तो ये ब्रीड कौन सी हो गई, खराई हो गई। खराई टर्म ही किसके लिए आती है, खारे पानी के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, एग्जोटिक पिग ब्रीड, पिग की एग्जोटिक ब्रीड जो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड है, तो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ब्रीड कौन सी है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, नाम से ही पता चल रहा है। ओरिजिन कहां से हुई है, इंग्लैंड से। मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मारवाड़ी हॉर्स ब्रीड, मारवाड़ी जो हॉर्स की ब्रीड है उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, नेटिव टू हिमाचल प्रदेश। देखिए मारवाड़ी की ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से नहीं हुई, मारवाड़ी की ओरिजिन कहां से हुई है, मारवाड़ राजस्थान से हुई है। इट हैज टिपिकली रेवल गेट, रेवल गेट जो है वो काठियावाड़ी और कच्ची सिंधी में देखने को मिलती है, मारवाड़ी में नहीं देखने को मिलती। इट इज ए शॉर्टेस्ट ब्रीड ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स की शॉर्टेस्ट ब्रीड नहीं है, ये हॉर्स की टॉलेस्ट ब्रीड है। क्या है ये, हॉर्स की टॉलेस्ट ब्रीड है, कौन सी, मारवाड़ी। तो ये भी गलत हो गया। इट इज ए ब्रीड ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स, और इसको हम लोग मालानी भी बोलते हैं, मालानी भी बोलते हैं। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी ब्रीड थी ये। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कुछ जगह लोग ये भी कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी ब्रीड काठियावाड़ी थी, लेकिन ज्यादातर जो स्टैंडर्ड लिटरेचर है वो ये बताता है कि जो राजपूत रूलर्स थे राजस्थान के, वो मेनली काम में लेते थे क्या, मारवाड़ी। तो आंसर इसका हो जाएगा मारवाड़ी, महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनकी ब्रीड हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रीड ऑफ गॉट नॉन एज जर्सी ऑफ गॉट, जर्सी ऑफ गॉट
बोलते हैं और उसमें रोमन नोज भी देखने को मिलती है। ब्रीड का नाम है एंग्लो नूबियन और ओरिजिन कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से। ओरिजिन हुई है इंग्लैंड से, ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट, इंडिजिनस गोट ब्रीड। इंडिया की गोट ब्रीड फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग मोरक्को लेदर। मोरक्को लेदर जो जिससे एक तरीके से डराइव होता है वो है ब्लैक बंगाल, और ब्लैक बंगाल की ओरिजिन कहाँ से हुई है? वेस्ट बंगाल से। ये मोस्ट प्रोलिफिक ब्रीड है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे देती है, और बेस्ट क्वालिटी का चेवॉन इससे प्राप्त होता है। इंडिजिनस ब्रीड में सबसे अच्छा चेवॉन, सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली ब्रीड हो गई, और मोरक्को लेदर ड्राइव होता है किससे? ब्लैक बंगाल से। ओरिजिन कहाँ से हुई है? वेस्ट बंगाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बीकानेरी कैमल। बीकानेरी कैमल का फीचर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये टॉलेस्ट ब्रीड है कैमल की, ये बात तो सही है। इट हैज मोर डेवलप स्टॉप एंड जीफ्रा। स्टॉप किसको बोलते हैं? डिप्रेशन जस्ट अबव द आई, आंख के ऊपर जो डिप्रेशन होता है उसको स्टॉप बोलते हैं। और जीफ्रा किसको बोलते हैं? आईब्रो, आईलिड और ईयर के ऊपर जो डेंस हेयर ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं जीफ्रा। डोम से पैड होता है, ये बात भी सही है। अडेप्टेड टू कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इंडिया में क्या है? इंडिया में जो कोल्ड डेजर्ट है वो है लद्दाख। तो लद्दाख में तो बीकानेरी का क्या मतलब है? तो यही सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, विच हॉर्स ब्रीड इज मेनली यूज इन पोलो एंड मिलिट्री। पोलो में और मिलिट्री में मेनली काम में लेते हैं कौन सी? मणिपुरी ब्रीड। इंडिजिनस इंडिजिनस गॉट ब्रीड डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें रोमन नोज भी देखने को मिलती है और कॉर्क स्क्रू हॉर्न देखने को मिलते हैं। तो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ब्रीड का नाम हो गया क्या? करौली। नेक्स्ट, पिग की ब्रीड है, ब्लैक बॉडी कलर होता है और एग्जोटिक ब्रीड है, और ओरिजिन कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से। एग्जोटिक ब्रीड है जिसकी ओरिजिन इंग्लैंड से हुई है, और बॉडी का कलर कैसा है? ब्लैक। तो बी से ब्लैक, बी से बर्कशायर। ठीक है, नेक्स्ट, मैच दी कॉलम है, एक में कैमल की ब्रीड है और एक में यूनिक करेक्टर है। ठीक है, देखो जैसलमेरी की अगर हम बात करें तो जैसलमेरी को हम लोग बोलते हैं रेसिंग कैमल, और यूज किया जाता है इसको कैमल रेस में, कैमल डांस में, कैमल सफारी में, कैमल पोलो में। तो जैसलमेरी मैच हो गई सी से। एक को मैच करना है सी से, तो एक यहाँ बी से मैच है, यहाँ ए से मैच है, और यहाँ डी से मैच है, तो एक से ही हो गया है तो सॉल्व। ठीक है, बीकानेरी जो है वो टॉलेस्ट कैमल ब्रीड है। टॉलेस्ट कैमल ब्रीड है, वेल डेवलप स्टॉप, स्टॉप इसमें वेल डेवलप होता है, तो दो मैच होगा बी से। तो ये अपना आंसर हो गया। और देखेंगे इसको, खराई जो कैमल है, खराई कैमल, खराई कैमल को स्विमिंग कैमल बोलते हैं हम लोग। मैंग्रोव डाइट होती है इसकी। और मालवी जो ब्रीड है वो हाईली रेसिस्टेंट है किसके लिए? ट्रिपनोसोमियासिस के लिए, यानी कि सर्रा के लिए। यानी कि मालवी कैमल में सर्रा डिजीज जनरली देखने को नहीं मिलती, रेसिस्टेंट होती है। और एक आपसे पूछा जाए कि खराई कैमल के बारे में, एक खराई जो कैमल की ब्रीड है वो जनरली रेसिस्टेंट है किसके लिए? रेसिस्टेंट है स्किन डिजीज के लिए। खराई कैमल क्योंकि खारे पानी का ही काम है, तो उसमें स्किन डिजीज के लिए रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, खासकर डर्मेटाइटिस वगैरह नहीं होती है इसमें। ये आपने को याद रखना है। तो जैसलमेरी को रेसिंग कैमल बोलते हैं, कैमल पोलो, कैमल डांस, कैमल सफारी में काम में लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आरएसी के जो जवान हैं वो विजिलेंस पर्पज के काम में लेते हैं। बीकानेरी टॉलेस्ट ब्रीड है। खराई स्विमिंग कैमल बोलते हैं। मालवी सर्रा के लिए या ट्रिपनोसोमियोसिस के लिए रेसिस्टेंट ब्रीड है, और खराई रेसिस्टेंट है स्किन डिजीज के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, मैच दी कॉलम है, कैमल की ब्रीड को यूनिक करेक्टरिस्टिक के साथ मैच कराया गया है। अच्छा, कैमल की ब्रीड नहीं है, ब्रीड ही है सिर्फ, ठीक है ना, ये गलत टाइप हो गया है। ब्रीड को मैच किया है, यूनिक करेक्टरिस्टिक से मैच नहीं किया, एक्चुअली में उनके नेटिव ट्रैक से मैच किया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, तो देखिए आप, चेगू की ओरिजिन हुई है हिमाचल प्रदेश से, सानेन की ओरिजिन हुई है स्विट्जरलैंड से,
एंग्लो नूबियन की ओरिजिन हुई है इंग्लैंड से और अंगोरा की ओरिजिन हुई है तुर्की से। पहले तुर्की बोलते थे, टर्की बोलते थे, आजकल तुर्की बोलते हैं। तो चेगू ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से। एक मैच होगा बी के साथ, एक मैच हो रहा है बी से, यहाँ भी एक मैच हो रहा है बी से, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। दूसरा सानेन स्विट्जरलैंड से, यानी कि 2 मैच होगा ए से, तो यही आंसर है। बाद में 3 मैच हो रहा है डी से और 4 मैच हो रहा है सी से। ठीक है, तो चेगू की ओरिजिन हिमाचल प्रदेश, सानेन स्विट्जरलैंड, एंग्लो नूबियन इंग्लैंड, अंगोरा तुर्की है। अब आ जाओ फीदर्स। फीदर्स आर दी हेयर, डेंस हेयर ग्रोथ ओवर दी बटक्स ऑफ विच गोट ब्रीड, यानी कि कौन सी गोट की ब्रीड है जिसके बटक्स पर डेंस हेयर ग्रोथ होती है, उसको फीदर्स बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जमुनापारी को। जमुनापारी में देखने को मिलता है। इंडिजिनस गॉट ब्रीड, जिसको हम लोग सिटी ब्रीड भी बोलते हैं, और जो सूटेबल है किसके लिए? स्टॉल फीडिंग के लिए। हाइट कम होती है तो ड्वार्फ ब्रीड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बारबरी को। नेक्स्ट, एग्जोटिक गॉट की ब्रीड जो हॉर्नलेस है, जिसमें हॉर्न एब्सेंट होते हैं, कौन सी ब्रीड है? टॉगनबर्ग। और ओरिजिन पूछी जाए तो कहां से हुई है? स्विट्जरलैंड से। ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट, पिग की ब्रीड मोस्ट ससेप्टिबल फॉर मलबेरी हार्ट डिजीज। मलबेरी हार्ट डिजीज जो है वो मेनली विटामिन ई और सेलेनियम डेफिशिएंसी से होती है। और मलबेरी हार्ट डिजीज के लिए ससेप्टिबल जो ब्रीड है वो है लैंडरेस। लैंडरेस के पिगलेट्स में ज्यादा देखने को मिलती है। और लैंडरेस ब्रीड की ओरिजिन कहां से हुई है? डेनमार्क से। नेक्स्ट, ब्लैक कलर का बॉडी कोट है और व्हाइट कलर के स्पॉट हैं ओवर द ईयर और मजल। ईयर और मजल पर व्हाइट स्पॉट है और ब्लैक कलर का बॉडी कोट है। करेक्टर है किसका? जखराना का। और जखराना की ओरिजिन कहां से हुई है? अलवर राजस्थान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के कनेक्शन के ऊपर, और नीचे पूछा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट दी हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी वाया ब्लड वेसल। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू होता है, पोर्टल वेन के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल कनेक्शन। ये सेंटेंस तो सही है। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दोनों, इनका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में होता है, इनकी सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस में होती है, और ये नर्व के थ्रू टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल न्यूरल सिस्टम कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये बात सही है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो नर्वस कनेक्शन होता है, यानी कि न्यूरॉन के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दोनों हार्मोन जो बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में, ये वहां से आकर स्टोर हो जाते हैं किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, नर्व के थ्रू। एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बात सही है भाई। एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे एफएसएच एलएच सिक्रेट होते हैं, एफएसएच एलएच ओवेरी और टेस्टिस के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, वो थायराइड के एक तरीके से सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। एसीटीएस सिक्रेट होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। तो इसमें अपने पास एक ही सेंटेंस है जो गलत है, वो कौन सा है? दूसरा। तो 1, 3 और 4 ये सही है। 1, 3 और 4 ये स्टेटमेंट क्या है? सही। तो ये आंसर हो गया। दूसरा गलत है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर प्राइमरी सिक्रेशन साइट, यानी कि कहां से सिक्रेट हो रहा है वो मैच कौन सा नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है, ये बात भी सही है। और कोर्टिसोल जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है, ये बात भी सही है। तो गलत फिर क्या है? गलत है सी।
यानी कि मेलेटोनिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता है। मेलेटोनिन कहां से सिक्रेट होता है? मेलेटोनिन सिक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन कौन सा नहीं है? इट मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए यूटरस को एक तरीके से प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। इंडक्शन ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है ये काम नहीं है इसका। भाई यूटरस में अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो कहीं ना कहीं फिर ये तो अबॉर्शन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ ऑफ एल्वियोलर सिस्टम इन मेमोरी ग्लैंड, ये सेंटेंस सही है। अडर के अंदर जो एल्वियोलर सिस्टम का डेवलपमेंट कराता है वो तो है प्रोजेस्ट्रॉन, और जो डक्ट सिस्टम का डेवलपमेंट कराता है वो है ईस्ट्रोजन। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? इंडक्शन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है प्रोजेस्ट्रॉन, ये सेंटेंस गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच से रिलेटेड सेंटेंस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। जीएनआरएच इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये बात तो सही है, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ये बात भी सही है। भाई गोनाडोट्रोपिन जो है एलएच और एफएसएच को हम लोग पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करवाता है कौन? एलएच और एफएसएच। ठीक है। GnRH इज ए डेकापेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ 10 अमीनो एसिड, ये सेंटेंस भी सही है। और GnRH इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूटियल सिस्ट। GnRH को हम लोग ल्यूटियल सिस्ट के ट्रीटमेंट में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ल्यूटियल सिस्ट के ट्रीटमेंट में हम लोग किसे काम में लेते हैं? PGF2 अल्फा को, प्रोस्टाग्लैंडिन को काम में लेते हैं। तो अपना जो एक तरीके से जो गलत स्टेटमेंट है इसमें वो कौन सा है? फोर्थ है, चौथा। तो 1, 2 और 3 ये सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्लियर? हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है, डेकापेप्टाइड है, 10 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब आ जाओ ट्रू पूछा गया है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन? इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट नहीं करती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम सिक्रेट करती है। इट एक्ट एज नेचुरल ल्यूटियोलाइटिक एजेंट कॉजिंग रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये कहानी सही है। नेचुरल ल्यूटियोलाइटिक एजेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करने का काम करता है अगर प्रेगनेंसी एक्सटेब्लिश नहीं होती है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कैटल में ईस्ट्रस साइकिल के ड्यूरेशन में 16 से 18th डे पर, यानी कि ड्यूरिंग लास्ट टाइम ऑफ डाईस्ट्रस, ये कहीं ना कहीं PGF2 अल्फा रिग्रेस कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है। यूज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये तो गलत है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। इट इज डराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो ये कोलेस्ट्रॉल से डराइव नहीं होता है। PGF2 अल्फा किससे डराइव होता है? अरेकिडोनिक एसिड से, अरेकिडोनिक एसिड से डराइव होता है, यानी कि ये फैटी एसिड हार्मोन है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन? तो देखो कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन स्टेरॉइड है और टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है। कौन सा नहीं है? तो एपिनेफ्रिन नहीं है। एपिनेफ्रिन जो है वो एक अमीनो एसिड हार्मोन है, अमीनो एसिड हार्मोन कह सकते हैं इसको। ये मेनली अमीनो एसिड से बनता है। अब आ जाओ, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिकल्स? टेस्टिकल की लीडिंग सेल से जो हार्मोन मेनली प्रोड्यूस होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और इसी को हम लोग कई बार एंड्रोजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद मिल्क लेट डाउन? मिल्क लेट डाउन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पार्चुरेशन। मिल्क लेट डाउन के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज फॉर सुपर ओवुलेशन इन वेटनरी प्रैक्टिस? सुपर ओवुलेशन के काम में किसे लेते हैं? तो सुपर ओवुलेशन के काम में इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ले सकते हैं या FSH ले सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन FSH की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट, और अगर ओव्यूलेशन पूछा जाए तो देखो आप, ओव्यूलेशन के लिए तो जिम्मेदार है कौन? LH, और सुपर ओव्यूलेशन के लिए काम में लेते हैं इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर FSH।
ग्रुप है टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन का, यानी कि इसमें से टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन कौन से हैं? तो थायराइड और पैराथायराइड तो बॉडी में हमेशा रहते हैं, ठीक है, ये तो परमानेंट ग्लैंड है, तो ये तो कैंसिल हो गया। स्टमक और पेनक्रियाज बॉडी में हमेशा रहेंगे, ठीक। प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम ये बॉडी में हमेशा नहीं होते हैं, और ये हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी एंडोक्राइन ऑर्गन कहेंगे। थाइमस भी बॉडी में हमेशा नहीं रहता है, लेकिन किडनी तो हमेशा रहती है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, एक तरफ तो हार्मोन के नाम है और एक तरफ एक तरीके से उनके फंक्शन है। लेप्टिन जो होता है, लेप्टिन, इस लेप्टिन को हम लोग बोलते हैं सेटाइटी हार्मोन। सेटाइटी हार्मोन का मतलब है फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि साहब अब पेट भर गया, अब खाना बंद कर दो, ये है लेप्टिन। और लेप्टिन जो सेटाइटी हार्मोन है, लेप्टिन मेनली कहाँ से सिक्रेट होता है? एडिपोज सेल से। लेप्टिन को सिक्रेट करने का काम करती है एडिपोज सेल या एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है मैटरनल इंस्टिंक्ट, यानी कि मैटरनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ग्रेलिन की बात करें तो ग्रेलिन को बोलते हैं हंगर हार्मोन, ठीक है, और ये मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होगा? स्टमक से। स्टमक से एक तरीके से रिलीज होता है ग्रेलिन, और इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बताने का काम कर रहा है कि भाई भूख लग रही है, पेट खाली है, ठीक है। तो ग्रेलिन को बोलते हैं हंगर हार्मोन। कहाँ से सिक्रेट होगा? स्टमक से। और इनहिबिन जो है, इनहिबिन कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक देता है टू इनहिबिट दी एफएसएच सिक्रेशन। एफएसएच के सिक्रेशन को कम करने में काम आता है इनहिबिन, और एफएसएच के सिक्रेशन को स्टिमुलस देने का काम करता है एक्टिविन, ठीक है। तो अब देखो आप, लेप्टिन को मैच करा रखा है बी से, यानी कि एक मैच होगा बी से, एक मैच हो रहा है बी से, और बाकी में तो ए, ये डी से मैच हो रहा है, यहाँ ए से मैच हो रहा है, यहाँ सी से मैच हो रहा है, ये तो सब कैंसिल हो गए। एक ही आंसर बचा, क्या? ए ऑप्शन। प्रोलैक्टिन मैच हो रहा है ए से, और ग्रेलिन जो है वो मैच हो रहा है किससे? डी से, और इनहिबिन मैच हो रहा है सी से, ये है। तो लेप्टिन को सेटाइटी हार्मोन बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस, एडिपोज टिश्यू इसको सिक्रेट करते हैं। प्रोलैक्टिन मैटरनल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। ग्रेलिन जो है उसको हंगर हार्मोन बोलते हैं, स्टमक सिक्रेट करता है। और इनहिबिन जो है इसको ग्राफियन फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रेट होता है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक देता है टू इनहिबिट द एफएसएच सिक्रेशन। अब आ जाओ, मैच दी कॉलम है, एक तरफ हार्मोन है और एक तरफ उनके फंक्शन है, ठीक। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन हम लोग बोलते हैं। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन को बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। ट्रिपल एफ हार्मोन का मतलब हो गया फ्राइट, फाइट और फ्लाइट, यानी कि या तो डर लग रहा है, अब उस स्थिति में आप या तो लड़ेंगे या भागेंगे, ठीक है। ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं एपिनेफ्रिन को। ईपीओ, ईपीओ इरिथ्रोपोइटिन को बोलते हैं, और इरिथ्रोपोइटिन क्या काम करेगा? इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन को, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करेगा। और एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये कहीं ना कहीं ये एक्सक्रीशन कराता है सोडियम का और वाटर का फ्रॉम द बॉडी। एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। नाइट्रियूरेटिक, नेट्रियम टर्म आती है सोडियम के लिए, यूरेटिक यानी कि यूरिन के रास्ते। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये हार्ट के एट्रियम से सिक्रेट होता है, और ये यूरिन के थ्रू सोडियम को बाहर निकालने का काम करेगा। तो एडीएच मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा है बी से, एक मैच हो रहा है बी से, एक मैच हो रहा है बी से, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए। एपिनेफ्रिन मैच हो रहा है ट्रिपल एफ हार्मोन से, दो मैच हो रहा है डी से, तो दो डी से मैच हो रहा है, यहां भी मैच हो रहा है। ईपीओ इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस कराता है, तो ईपीओ मैच हो रहा है सी से, तो आंसर ये हो गया अपना, और चार मैच होगा ए से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन? देखो, मिलेटोनिन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन, ये तीनों एक सिंगल अमीनो एसिड से बनते हैं, तो इनको हम लोग अमीनो एसिड हार्मोन बोल सकते हैं।
और ऑक्सीटोसिन जो है वो एक नोना पेप्टाइड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कहीं ना कहीं 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी में क्या इंटरेक्शन होता है ये अपने को समझना है। तो देखिए, टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन, तो दो गोनेडोट्रोपिन तो हो गए LH और FSH, और ये इंटरेक्ट करते हैं थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल से टू प्रोड्यूस द ईस्ट्रोजन। LH और FSH दो तो हो गए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और सेल कौन सी हो गई, थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल, और अंत में एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है किसका, ईस्ट्रोजन का, और कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है मेनली ग्रेनुलोसा सेल से। हार्मोन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रूडिनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, इसी को मैटरनल बिहेवियर भी कह सकते हैं हम लोग। प्लेसेंटल गोनेडोट्रोपिन किसे बोलते हैं, प्लेसेंटल गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं ECG और HCG को। पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं LH और FSH को, ठीक है। और ANP और एल्डोस्ट्रोन ये दोनों एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं, यानी कि एल्डोस्ट्रोन जो है वो एक तरीके से सोडियम को शरीर में रोकने का काम करेगा, और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड सोडियम को शरीर से बाहर करने का काम करेगा। तो अपना आंसर तो हो गया ECG और HCG। विच इज एग्जाम्पल ऑफ ओवेरी ओवेरी एक्टोमी टॉलरेंट स्पीसीज, यानी कि अगर ओवेरी एक्टोमी कर दी जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि ओवेरी एक्टोमी करने के बाद भी अबॉर्शन नहीं होता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है, मेयर में, ऐसा देखने को मिलता है सीप में, ऐसा देखने को मिलता है ह्यूमन में। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड टेम्परेरीली ओनली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी बाय इक्वाइन प्लेसेंटा, इक्वाइन के प्लेसेंटा से अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो एक ही हार्मोन है, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसी को बोलते हैं PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, इसी का नाम है प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम इज रिफ्रैक्टरी टू PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा कॉर्पस ल्यूटियम पर काम नहीं कर पाता है फॉर हाउ मेनी डेज पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद तक PGF2 अल्फा कैटल में CL की लाइसिस नहीं करा पाएगा, 5 दिन तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नलीपेरा, नलीपेरा किसको बोलते हैं, नल का मतलब होता है जीरो, पेरा का मतलब होता है बर्थ, जिसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो है नलीपेरा। हैज नेवर कंसीव्ड, उसको तो नलीपेरा बोलेंगे, लेकिन इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। नेवर कंसीव, उसको नलीपेरा बोलेंगे। नेवर गिवन बर्थ टू लाइव ऑफ स्प्रिंग, उसको भी नलीपेरा बोलेंगे। हैज डिलीवर्ड वन लाइव ऑफ स्प्रिंग, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है भाई। जो पहली बार बच्चे को जन्म दे चुकी है उसको प्राइमी पेरा बोलेंगे, जो फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म दे रही है उसको प्राइमी पेरा बोलते हैं, नली पेरा नहीं बोलते। एनी एज बिफोर फर्स्ट कंसेप्शन, तो बिफोर कंसेप्शन जो एनी एज होगी, अगर अभी कंसीव ही नहीं हुई है, अगर कैटल अभी कंसीव ही नहीं हुई है पहली बार भी, तो उसको नली पेरा ही कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये गलत है। रिप्रोडक्टिव टर्मिनोलॉजी प्राइमी पेरा, प्राइमी पेरा का मतलब यह है कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल डिलीवरी कर चुकी है, यानी कि जो पहले बच्चे को जन्म दे चुकी है उसको बोलेंगे प्राइमी पेरा, फर्स्ट टाइम। मोनोईस्ट्रस एनिमल सो ईस्ट्रस साइकिल पैटर्न, यानी कि मोनोईस्ट्रस साइकिल, जो मोनोईस्ट्रस एनिमल है उनमें ईस्ट्रस साइकिल का पैटर्न क्या होता है, तो एक साइकिल ये शो करते हैं वंस इन ए ईयर, यानी कि पूरे साल में एक ही ईस्ट्रस साइकिल चलती है। की हार्मोन दैट कंट्रोल द सीजनलिटी ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन सीजनल पॉलीस्ट्रस, सीजनल पॉलीस्ट्रस एनिमल में जो सीजनलिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि स्पेसिफिक सीजन में ही ईस्ट्रस साइकिल चले,
इसको कंट्रोल करने के लिए जो की हार्मोन है वो है मेलेटोनिन। की हार्मोन पूछा जाए तो वो है मेलेटोनिन। कौन सिक्रेट करती है? पीनियल ग्लैंड। और फिर ये जो मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन फिर आगे चलकर जीएनआरएच सिक्रेट करवाता है, फिर जीएनआरएच आगे चलकर एलएच और एफएसएच सिक्रेट कर पाता है। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। लेकिन की हार्मोन मेनली कौन सा है? मेलेटोनिन है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। मेयर्स ओवेरियन बर्सा इज पुअरली डेवलप और एब्सेंट। मेयर के अंदर ओवेरियन बर्सा जो होता है वो या तो पुअरली डेवलप होता है या एब्सेंट होता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओव्यूलेशन अकर्स ओनली एट ओव्यूलेशन फोसा इन मेयर, क्योंकि मेयर में ओव्यूलेशन हमेशा ओव्यूलेशन फोसा से होता है। अब ऐसे समझिए, इस तरीके की ओवेरी है, ठीक है, मेयर में, और ये है माना इनफंडिबुलम। ये क्या है? इनफंडिबुलम। तो जब भी ओव्यूलेशन होगा तो इधर से इधर होगा, तो ओवेरियन बर्सा की जरूरत ही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मेयर के अंदर ओवेरियन बर्सा जनरली एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसकी जो किडनी की शेप होती है वो इसकी जो ओवेरी की शेप होती है वो किडनी शेप होती है या बीन शेप होती है। ओव्यूलेशन जो होगा वो मेनली ओव्यूलेशन फोसा से होता है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फोसा। तो ओवा जो है यानी कि जो ऊसाइड जाएगी वो सीधे किस में जाएगी? इनफंडिबुलम में। तो ये है। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच ए मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल रिलीज एन oocyte। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से oocyte जो रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ईस्ट्रस साइकिल इन काउ। कैटल के अंदर ईस्ट्रस साइकिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। प्रोईस्ट्रस लास्ट अबाउट 2 to 3 days। प्रोईस्ट्रस 2 से 3 दिन चलती है कैटल में, सही बात है। ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग ईस्ट्रस। ओव्यूलेशन ईस्ट्रस में नहीं होता, मैट ईस्ट्रस में होता है। डाई ईस्ट्रस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन कैटल, ये बात सही है। प्रोईस्ट्रस ब्लीडिंग इज कॉमन इन काउ। प्रोईस्ट्रस ब्लीडिंग गाय में नहीं होती है, प्रोईस्ट्रस ब्लीडिंग बिच में होती है। तो 1 और 3 दो ही सेंटेंस इसमें क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। भाई ओव्यूलेशन ईस्ट्रस में नहीं होता, ओव्यूलेशन मैट ईस्ट्रस में होता है गाय के अंदर। और प्रोईस्ट्रस ब्लीडिंग नहीं होती गाय में, प्रोईस्ट्रस ब्लीडिंग बिच में होती है। गाय में कौन सी होती है? मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट, करेक्ट मैच फॉर कॉर्पस ल्यूटियम टाइप। कॉर्पस ल्यूटियम के टाइप से करेक्ट मैच कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ नॉन प्रेग्नेंट एनिमल, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम वेरम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी को, यानी कि प्रेग्नेंट एनिमल में जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम वेरम बोलते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं रिग्रेस कॉर्पस ल्यूटियम को। और येलो बॉडी बोलते हैं मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम को। और क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ लाइपोक्रोम पिगमेंट, यानी कि ये जो लाइपोक्रोम पिगमेंट है इसकी वजह से येलो कलर होता है। तो सारे सही मैच हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1 2 3 4। कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम नॉन प्रेगनेंसी में जो सीएल होती है, प्रेग्नेंट एनिमल में जो सीएल है उसको बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। और जो मैच्योर सीएल है उसको बोलते हैं येलो बॉडी, बिकॉज ऑफ लाइपोक्रोम पिगमेंट, येलो पिगमेंट होता है ये। और जो रिग्रेस कॉर्पस ल्यूटियम है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। टू एनालाइज द फर्न पैटर्न ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस के फर्न पैटर्न को एनालाइज करना हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं? क्रिस्टोस्कोप। ये क्रिस्टोस्कोप मार्केट में लाइका स्कोप के नाम से भी आता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व इन सम काउ आफ्टर ओव्यूलेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, ओव्यूलेशन के बाद कुछ कैटल में मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ये सेंटेंस सही है। क्या रीजन है? सडन डिक्लाइन ऑफ ईस्ट्रोजन आफ्टर ईस्ट्रस लीड टू वेस्कुलर फ्रेजिबिलिटी।
यानी कि जैसे ही ईस्ट्रस स्टेज खत्म होगी, सडन ड्रॉप होगा किसमें, ईस्ट्रोजन के लेवल में, और जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल में सडन विड्रॉल होगा, सडन ड्रॉप होगा, तो वेस्कुलर फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी और एक तरीके से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। होमोसेक्सुअल बिहेवियर साइन ऑफ हीट किस में देखने को मिलता है, होमोसेक्सुअल बिहेवियर काऊ में। हीट का ड्यूरेशन पूछा है बिच में, कितने दिन की होती है हीट, 9 दिन की। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी इन बिच। स्यूडो प्रेगनेंसी के लिए मेनली कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटर के तौर पर हम लोग क्या देते हैं, कैबरगोलिन। ये है प्रोलैक्टिन इनहिबिटर। तो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन, और ट्रीटमेंट में क्या देंगे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर। आंसर हो जाएगा कैबरगोलिन या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन, कॉमनली कैबरगोलिन काम में लेते हैं। एक ब्लड फिल्ड स्ट्रक्चर है जो ओव्यूलेशन के बाद देखने को मिलती है, तो हम पढ़ते हैं ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होती है वो एक ब्लड फिल्ड कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस हीमोरेजिकम। और ये कॉर्पस हीमोरेजिकम फिर कन्वर्ट होती है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो आंसर हो जाएगा कॉर्पस हीमोरेजिकम। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इज एब्सेंट इन विच के अंदर ईस्ट्रस साइकिल की कौन सी स्टेज एब्सेंट होती है, तो मैट ईस्ट्रस एब्सेंट होती है। कौन कौन सी होती है, प्रो ईस्ट्रस होती है एक, तो एक ईस्ट्रस होती है, एक डाई ईस्ट्रस होती है, और एक एन ईस्ट्रस होती है। ये 4 स्टेज होती हैं बिच में, ये 4 स्टेज होती हैं। ये 9 दिन की, ये भी 9 दिन की, ये लगभग 60 दिन की, और ये लगभग 4 से 5 महीने की। मैट ईस्ट्रस एब्सेंट होती है। सीप क्या है, सीप एक सीजनल पॉलीस्ट्रस है, तो मोनोईस्ट्रस तो है नहीं, पॉलीस्ट्रस भी नहीं है, और सीजनल में भी कौन सी है, शॉर्ट डे ब्रीडर है। नेक्स्ट, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए मेनली कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एलएच। स्प्लिट हीट किस में देखने को मिलती है, मेयर में देखने को मिलती है। हम लोग पढ़ते हैं कि 6 दिन का जो हीट पीरियड होता है उसमें हीट के 2 पीक देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये है स्प्लिट हीट, ये हीट है, इसमें भी हीट के साइन शो हो रहे हैं, और इधर भी हीट के साइन शो हो रहे हैं, और बीच में शो नहीं हो रहे हैं। ये टोटल जो ड्यूरेशन है, ये हीट पीरियड का ड्यूरेशन है, कितने दिन का है, 6 दिन का। इसको बोलते हैं स्प्लिट हीट। और ओव्यूलेशन जो जनरली होता है वो सेकंड पीक में होता है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन विच इज रिलीज इन बिच में ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या रिलीज होता है, प्राइमरी यूसाइट होती है बिच में और मेयर में, बाकी एनिमल में सेकेंडरी यूसाइट रिलीज होती है। लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है, लॉन्ग डे ब्रीडर का एग्जांपल है मेयर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फॉलिकुलर वेव्स इन कैटल पर ईस्ट्रस साइकिल, एक ईस्ट्रस साइकिल में कितनी फॉलिकुलर वेव कैटल में चलती हैं, 2 से 3। मैच दी कॉलम है, ठीक है। थीका सेल से रिलीज होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, और एंडोमेट्रियम से रिलीज होता है पीजीएफ2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो 1 2 3 4 से एबीसीडी मैच है, ए बी सी और डी, ये हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, क्लोप्रोस्टेनॉल इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ, क्लोप्रोस्टेनॉल किसकी तरह काम करता है, पीजीएफ2 अल्फा की तरह, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लोप्रोस्टेनॉल, डिनोप्रोस्ट, ये सब पीजीएफ2 अल्फा। काउ इज ए स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, यानी कि कैटल में जो ओव्यूलेशन होता है उसके लिए कॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टेल वैगिंग, यानी कि पूंछ को बार बार हिलाना, ये हीट का साइन है सीप और गॉट में, डॉ में। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरी ऑफ काउ, ओव्यूलेशन के टाइम पर कैटल की ओवेरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द oocyte फ्रॉम फ्लोटिंग अवे पोस्ट ओव्यूलेशन इन बिच के अंदर
ओव्यूलेशन के टाइम पर oocyte इधर उधर नहीं चली जाए, ओविडक्ट में ही जाए, इसको कौन एंश्योर करता है? ओवेरियन बर्सा। भाई ओवेरियन बर्सा जो है वो ओवेरी और इन्फंडिबुलम को सराउंड करके रखता है, ताकि जो भी ओव्यूलेशन हो तो जो oocyte है वो इधर उधर नहीं जाए, वो किस में जाए? सीधे ओविडक्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, फर्न पैटर्न इन सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस का जो फर्न पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हाई ईस्ट्रोजन लेवल को इंडिकेट कर रहा है। हाई ईस्ट्रोजन लेवल का इंडिकेशन यानी कि एनिमल हीट में है। और ये जो फर्न पैटर्न देखने को मिलता है ये मेनली सोडियम और क्लोराइड आयन जो है इनके क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। और इसको देखने के लिए हम लोग लाइकास्कोप या क्रिस्टोस्कोप काम में ले सकते हैं। लेंथ ऑफ ईस्ट्रस, अब जब ये ईस्ट्रस कह रहा है इसका मतलब इसी को हम लोग ईस्ट्रम भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग हीट पीरियड भी कह सकते हैं। साइकिल नहीं पूछी गई है, सिर्फ हीट की लेंथ पूछी गई है ईव में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 36 घंटे। 17 दिन नहीं होगा। 17 दिन तब होता जब ईस्ट्रस साइकिल पूछा गया होता। सिंथेटिक एनालॉग पूछा गया है जीएनआरएच का। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिंथेटिक एनालॉग है बुसरेलिन। बुसरेलिन या गोनेडोरेलिन, गोनेडोरेलिन या बुसरेलिन, ये दोनों सिंथेटिक एनालॉग हैं किसके? जीएनआरएच के। इधर आ जाओ, कोरुलोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये कोरुलोन के नाम से। इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये फोलिगोन के नाम से। और ऑक्सीटोसिन का सिंथेटिक एनालॉग हो गया पिटोसिन। ठीक है, हाँ। तो बुसरेलिन और गोनेडोरेलिन ये जीएनआरएच आता है मेनली। फोलिगोन के नाम से ईसीजी आता है, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरुलोन के नाम से एचसीजी और पिटोसिन ऑक्सीटोसिन। विच इज ट्रू अबाउट रटिंग पीरियड इन कैमल? ऑब्जर्व इन समर, समर सीजन में नहीं देखने को मिलता, विंटर सीजन में देखने को मिलता है। ओव्यूलेशन अकर रिगार्डलेस ऑफ मैटिंग, तो कैमल जो है उसमें ओव्यूलेशन मैटिंग से रिलेटेड है, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर होती है कैमल। एग्रेसिवनेस इंक्रीज एंड हाई टेस्टोस्टेरोन, ये सही है सेंटेंस। रटिंग पीरियड में मेल कैमल में एग्रेसिवनेस इंक्रीज होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कंट्रोल्ड इंटरनल ड्रग रिलीज CIDR, इसको हम लोग कैटल में क्यों काम में लेते हैं? ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के काम में लेते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है और प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रावेजाइनल डिवाइस, प्रिड को भी काम में लेते हैं इसी पर्पज से। प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रावेजाइनल डिवाइस, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का काम करती हैं ये। बैक प्रेशर टेस्ट या राइडिंग टेस्ट, ये 100 के अंदर हीट डिटेक्शन के काम में आता है। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस या विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस या एक्सपोजर ऑफ क्लाइटोरिस, ये टिपिकल करेक्टर है हीट का मेयर में। Pseudo pregnancy is primarily associated with pseudo pregnancy decline in progesterone and rise in prolactin। जैसे ही डाइस्ट्रस का टाइम ड्यूरेशन जो 60 दिन का होता है वो जैसे ही पूरा होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडन डाउन होता है और प्रोलैक्टिन का लेवल राइज होता है। तो डाइस्ट्रस को कंट्रोल तो करता है प्रोजेस्टेरोन, और स्यूडो प्रेगनेंसी के साइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। ये तो रेस्पॉन्सिबल है साइंस ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी, स्यूडो प्रेगनेंसी के साइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेस्टेरोन कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है कैसे? डाइस्ट्रस को, क्योंकि डाइस्ट्रस का टाइम ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? 60 दिन का, और इतना ही टाइम ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी पीरियड का। लेंथ ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन मेयर, मेयर में ईस्ट्रस साइकिल की लेंथ कितनी होती है? 21 दिन की होती है। मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग इन काउ इज अकर ड्यू टू विड्रॉल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन के विड्रॉल की वजह से होती है मैट ईस्ट्रस ब्लीडिंग। और प्रो ईस्ट्रस ब्लीडिंग हाई ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होती है बीच में। इन विच डोमेस्टिक एनिमल ओव्यूलेशन डज नॉट अकर इन हीट पीरियड, हीट पीरियड में किस एनिमल में ओव्यूलेशन नहीं होता है? तो कैटल बफेलो में नहीं होता है, मैट ईस्ट्रस में होता है, बाकी सब में ईस्ट्रस में ही होता है। इंटरवल बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस इन द ईस्ट्रस साइकिल ऑफ काउ, समझो आप, ये है प्रो ईस्ट्रस, ठीक, ये है ईस्ट्रस,
ये है मैट ईस्ट्रस, ये है डाई ईस्ट्रस। ये ईस्ट्रस जो होती है उसमें ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है और डाई ईस्ट्रस में प्रोजेस्टेरोन का डोमिनेंस होता है। अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई ऐसी स्टेज बताओ जिसमें ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस और प्रोजेस्टेरोन के डोमिनेंस के बीच की कहानी है। तो एक्चुअली में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस और प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस और प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस के जो बीच की कहानी है वो है मैट ईस्ट्रस। ईस्ट्रस में तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है, डाई ईस्ट्रस में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस है, इनके बीच का इंटरवल है मैट ईस्ट्रस। आंसर क्या हो जाएगा? मैट ईस्ट्रस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन काउ। पीजीएफ2 अल्फा मेनली यूटरस की एंडोमेट्रियम से सिक्रेट होता है। What is the most likely to occur if fertilization does not takes place by the day 16 to 18th of the estrus cycle in cow? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो साइकिल के 16 से 18 दिन पर पीजीएफ2 अल्फा कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर देता है। रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? तो प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस देखने को मिलता है किसमें? डाईस्ट्रस में। रिगार्डिंग ओव्यूलेशन फोसा, ओव्यूलेशन फोसा से रिलेटेड इट इज यूनिक टू मेयर, यानी कि ओव्यूलेशन फोसा किसमें देखने को मिलता है? मेयर में। इस तरीके की ओवेरी है, ये है ओवेरी मेयर की, किडनी शेप होती है, ठीक है, या बीन शेप, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ओव्यूलेशन फोसा। यहीं से ओव्यूलेशन होता है। बेस्ट डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर पैटर्न। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर जो होते हैं इनमें ओव्यूलेशन होता है रेगुलरली रिगार्डलेस ऑफ मैटिंग, यानी कि मैटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैटिंग हो या ना हो, ओव्यूलेशन जब होना है तब होना है। टेम्परेरी स्वेलिंग इन द अडर ड्यूरिंग प्रोईस्ट्रस इन बफेलो इज नोन एज टेम्परेरी टीट एंजॉर्जमेंट। प्रोईस्ट्रस के 3 दिन तक टीट में या अडर में सूजन देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी टीट एंजॉर्जमेंट। ईस्ट्रस इज शॉर्टेस्ट, ईस्ट्रस इज शॉर्टेस्ट का मतलब ऐसा एनिमल जिसमें हीट पीरियड शॉर्टेस्ट होता है। तो हीट पीरियड सबसे छोटा किसमें होता है? काऊ में। ये आंसर है भाई। मेयर में हीट पीरियड होता है 6 दिन का, यहां 9 दिन का होता है, यहां होता है 36 घंटे का, और यहां 12 से 24 घंटे का। रेटिंग पीरियड कैमल में नवंबर से मार्च तक देखने को मिलता है। ओरिजिन ऑफ इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियोन किसका पार्ट होता है? फीटस का। तो फीटल पार्ट ऑफ मेयर प्लेसेंटा, यानी कि मेयर के प्लेसेंटा में फीटस के पार्ट से सिक्रेट होता है इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन है जो मिमिक्री करता है किसकी? एलएच की। तो एलएच की मिमिक्री करता है एचसीजी। और पूछा जाए एफएसएच की मिमिक्री कौन करता है? तो इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन करता है। अब असर्शन रीजन है, मोनोटोकस स्पीसीज यूजुअली प्रोड्यूस करती हैं सिंगल ऑफ स्प्रिंग एट ईच गेस्टेशन। प्रत्येक गेस्टेशन में, प्रत्येक प्रेगनेंसी में एक ही बच्चे को जन्म देने का काम करते हैं मोनोटोकस। सही बात है। ऑल रूमिनेंट्स आर मोनोटोकस स्पीसीज, ये सेंटेंस गलत है भाई। कैटल बफेलो तो जनरली एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन सीप गॉट जो हैं वो तो पॉलीटोकस भी हो सकते हैं, मोनो भी हो सकते हैं। तो असर्शन तो है सही और रीजन है इनकरेक्ट, सेंटेंस ही गलत है ये। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज ल्यूटियोलाइटिक एजेंट, जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस कराता है, कौन कराता है? पीजीएफ2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन। ल्यूटियोट्रोपिक एजेंट इन सॉ, ल्यूटियोट्रोपिक एजेंट किसको बोलते हैं? जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है उसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक एजेंट। 100 के अंदर ल्यूटियोट्रोपिक एजेंट है ईस्ट्रोजन, ये अपना आंसर हो गया। प्रोलैक्टिन जो होता है, अच्छा एलएच ल्यूटियोट्रोपिक है किसमें? काऊ में। एचसीजी ल्यूटियोट्रोपिक है किसमें? ह्यूमन में। और प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रोपिक है
एक तो रोडेंट्स में और एक है बिच में। और बिच में तो हम लोग पढ़ते हैं कि दोनों हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और बिच में भी है कहीं ना कहीं। तो अब पूछा गया है 100 में ल्यूटियोट्रोपिक एजेंट कौन सा है, तो ईस्ट्रोजन है। इन विच एनिमल ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉपुलेशन, इसका मतलब इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कौन है, कैमल, कैट और रैबिट। साइलेंट हीट किस में देखने को मिलती है, तो साइलेंट हीट बफेलो में। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर साइन ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी इन बिच, तो हार्मोन साइन ऑफ स्यूडो प्रेगनेंसी के लिए प्रोलैक्टिन है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल एनिमल, तो फीमेल एनिमल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन, और मेल में पूछा जाए तो टेस्टोस्टेरोन। प्रोसेस बाय विच फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम इज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्विकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्विकेंस में बदल गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूटियोलाइसिस बोलते हैं। और कौन कराता है, पीजीएफ2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोल हीट, फोल हीट किसको बोल रहे हैं, ये फर्स्ट हीट है विद इन 5 to 18th डे पोस्टपार्टम इन मेयर, यानी कि मेयर में फर्स्ट जो फोलिंग होती है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है, फोलिंग के तुरंत बाद जो फर्स्ट हीट आती है उसको बोलते हैं फोल हीट। ब्रीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फोल हीट, यानी कि फोल हीट में ब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर एनिमल प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, या फिर फीटस की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, हाँ, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस। प्रोईस्ट्रस में क्या हो रहा है, प्रोईस्ट्रस में पीरियड है रैपिड फॉलिकुलर ग्रोथ, प्रोईस्ट्रस में रैपिड फॉलिकुलर ग्रोथ होगी। ईस्ट्रस में क्या होगा, ईस्ट्रस ये पीरियड है सेक्सुअल रिसेप्टिविटी का। मेटिस्ट्रस पीरियड है डेवलपिंग सीएल का। और डाइस्ट्रस की बात करें तो डाइस्ट्रस पीरियड है मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम का। तो प्रोईस्ट्रस मैच हो रखा है सी से, एक में सी आएगा, एक में सी, एक ही ऑप्शन में है ये, 2 में बी, 3 में डी और 4 में ए, ठीक है। तो प्रोईस्ट्रस जो है उसमें रैपिड फॉलिकुलर ग्रोथ होती है। ईस्ट्रस सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर सबसे ज्यादा होगी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से। और मैट ईस्ट्रस जो है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगी और कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो जाएगी, किसमें, डाइस्ट्रस में। विच हार्मोन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रस बिहेवियर, ईस्ट्रस के लिए खासकर हीट के जो सिम्टम हैं, हीट के जो साइन हैं, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर स्पेसिफिकली मीन, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर किसे कहते हैं, जिनमें ओव्यूलेशन होता है रिगार्डलेस ऑफ मैटिंग स्टिमुलस, यानी कि बिना मैटिंग के भी जिनमें ओव्यूलेशन होता है उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। तो इस तरीके से ये पेपर का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पूरा होता है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सभी को नमस्कार। पेपर सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखें, पहला था कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है। मैंने आपको ये बार बार बताया था कि ये प्रश्न बहुत आता है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार है, जिसको हम भोराट का पठार कहते हैं, 1225 मीटर इसकी हाइट आती है और जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है कि आप 3 दर्रे तो ऐसे हैं जो दक्षिण से गुजरते हैं, दक्षिण में है, एक ऐसा होगा जो दक्षिण में नहीं आएगा। तो सोमेश्वर है, पाली राजसमंद के लिए रास्ता प्रदान करता है और पाली राजसमंद दक्षिण अरावली में आता है। हाथीगुड़ा राजसमंद में मान लो चाहे उदयपुर में मान लो, है तो दक्षिण में, ठीक है। अरनिया और देसूरी, तो अरनिया जो दर्रा है आपका ये वाला, ये वर्तमान ब्यावर अजमेर, अजमेर के अंदर आता है, ब्यावर के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो है तो ये मिड में है ना, तो ये मिड में आ रहा है, बाकी सब किधर है, दक्षिण में आ रहा है। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान को स्पर्श करता है। अब कुल लंबाई रेडक्लिफ सीमा की 3310 या 3323 है,
इसमें से 1070 राजस्थान में आता है। परसेंट पूछ लिया इसमें, तो इसका परसेंट फैलाते हैं तो कितना आता है, 32.19% राजस्थान को टच करता है, राजस्थान में आता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। राजस्थान का वह जिला जो यूपी व हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है, तो यूपी और हरियाणा से पहले सीमा बनाता था भरतपुर, लेकिन अब भरतपुर केवल यूपी से बनाता है, तो इसीलिए वर्तमान में जो आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा, डी करेक्ट आंसर जाएगा आपका। भाई 4 ही जिले तो ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों को टच करते हैं, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा को, उसके बाद में डीग हरियाणा यूपी को, धौलपुर यूपी एमपी को, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अचलगढ़ की हाइट 1380 है, ये बात बिल्कुल सही है। सायरा की 920 नहीं है, सायरा की हाइट है 900। 920 हाइट किसकी है, खो की, इसलिए इसमें बी करेक्ट नहीं है। नागपाड़ 795 है, मनोहरपुर 747 मीटर है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वो दिख जाएगा आपको कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। निम्न में कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में नहीं है, नॉर्थ अरावली में नहीं है, मतलब 3 उत्तरी अरावली में है, एक नहीं है। धोसी झुंझुनू में है, सिरावास अलवर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है और जयराज सिरोही में है, यानी कि ये दक्षिणी अरावली में है, ये दक्षिणी अरावली में है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न देखें आप, नागपानी किसका नाम है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि कई बार इतना ही प्रश्न पूछ लेता है कि नागपानी कौन है, नागपानी क्या है। तो नागपानी साहब एक झील नहीं है, पर्वत शिखर है, माउंटेन पीक है ये नागपानी, उदयपुर के अंदर आती है, तारागढ़ के जस्ट बाद बताया होगा, 867 मीटर नागपानी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है, और आपको इतना तो पता है कि राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है, मतलब बांगर प्रदेश आपका हाड़ौती बेल्ट हो गया, सॉरी शेखावाटी बेल्ट हो गया, और शेखावाटी बेल्ट को हम बांगर कहते हैं, और शेखावाटी की विशेषता है सेमी एरिड। तो ये सेमी एरिड बेल्ट से जो बाहर का क्षेत्र होगा वही इसमें शामिल नहीं होगा। गौड़वार प्रदेश यानी लूनी बेसिन जो है ये शेखावाटी बेल्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अर्धशुष्क जलवायु में तो आता है ना, ये कॉमन बात तो मिलेगी इसमें। आंतरिक प्रवाह ये शेखावाटी हो गया। नमकीन झीलें यानी खारे पानी की झीलें थार में मिलती हैं, और ज्यादातर खारे पानी की झीलें शेखावाटी में मिलती हैं। तो ये जो प्लेन है 56 का मैदान, ये मैदान में आता है, ये थार का हिस्सा नहीं है। जबकि बांगर का संबंध शेखावाटी, शेखावाटी मतलब थार, तो ये तीनों थार से संबंधित हैं और ये थार के बाहर है। ये 3 विशेषताओं में ये कॉमन बात है कि थार डेजर्ट के हिस्से हैं, ये थार से बाहर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 56 प्लेन, 56 का मैदान। चलिए इनको जमाना है। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर है ये, डिसेंडिंग नहीं पूछा है। आरोही क्रम, और आरोही क्रम होता है हमेशा बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ, और छोटे से बड़े की तरफ जब हम चलेंगे तो यहां देखें, ऋषभदेव की हाइट है 400 मीटर, कोटड़ा की हाइट है 450 मीटर, बैराट की हाइट है 704 मीटर, और जयराज की है 1090 मीटर। ठीक है, तो 400, 450, 704, 1090 बढ़ता हुआ क्रम ही हो गए। 1 2 3 4 देख लो आप इसमें, 1 2 3 4 किस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके बी ऑप्शन पे। अगर ये पूछ लेता अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पूछ लेता, ठीक है, असेंडिंग पूछा था, हम बात डिसेंडिंग की कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, 4 3 2 1, ये वाला आंसर हो जाता है इसमें, 4 3 2 1। चलिए सुमेलित कीजिए चोटियां और हाइट। तो आपको इतना पता है लोहारगल 1051 है, दमदम 370 है, डोरा पर्वत 869 है, और गोगुंदा 840 है। मतलब ए में 4 है, बी में 3rd है, सी में 2nd है, और डी में 1 है। 4 3 2 1 है इसमें, तो 4 3 2 1 आपके कौन से ऑप्शन पे है, वो आपके ए ऑप्शन पे है। लोहारगल मैंने झुंझुनू में बताई थी आपको, दमदम भरतपुर में है, डोरा पर्वत जालौर में है, गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा से आयड़ नदी का उद्गम होता है, आयड़ रिवर यहां से निकलती है। देखेंगे
राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, और बढ़ता क्रम कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी आरोही क्रम हो गया, ठीक है, व्यवस्थित करना है। चोटियों के नाम दे रखे हैं गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो सबसे पहले यहां से देखें 1722 या 1727 मीटर, अचलगढ़ 1380, ठीक है, कुंभलगढ़ 1224 और 870 या 873। तो सबसे पहले आ जाएगी इसमें तारागढ़। तारागढ़ 2 में है, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तारागढ़ के बाद में आएगी कुंभलगढ़। तो यहां देखो अचलगढ़ है, यहां पर कुंभलगढ़ है, फिर अचलगढ़ है, फिर गुरु शिखर है। सी करेक्ट है इसमें, सी राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कुछ नदियों के नाम हैं और उन्होंने जो उस प्लेन के अंदर जो भी स्थलाकृतियां बनाई हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे लूनी, ठीक है, लूनी के आगे लिखा हुआ है जवाई बेसिन। लूनी जो नदी है ये जवाई किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। क्या बोलते हैं इसको, गौड़वार प्रदेशी तो कहते हैं। चंबल बेसिन उत्खात भूमि है, यानी कि वेटलैंड टोपोग्राफी है, ये बात भी सही है। माही बेसिन, ठीक है, 56 का मैदान बनाती है, ये बात भी सही है, करेक्ट है यहां पर। और बनास बेसिन बांगड़ प्रदेश, और बांगड़ प्रदेश में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और बनास डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं बहती है। हाँ, माही बेसिन संबंधित हो जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो इसमें आपको जो जवाब देना पड़ेगा वो करेक्ट देना पड़ेगा डी। इसने ये पूछा था इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए साहब, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो यहां अगर हम देखें तो मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी और घग्गर का मैदान है। तो मेवाड़ पर्वतीय जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें नाम दे रखे हैं मुकुंदरा, नाली, गिरवा और अंतःप्रभा। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, गिरवा क्षेत्र उदयपुर में आता है, मेवाड़ का हिस्सा है। उदयपुर को 3 तरफ से इन पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। हाड़ौती जो बेल्ट है आपको पता होना चाहिए, मुकुंदरा की पहाड़ी किधर है, हाड़ौती के पठार में है। इस मुकुंदरा की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी लिखवाई थी मैंने, चंदवाड़ी, जो हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है, चोटी है। शेखावाटी की विशेषता क्या है, अंत प्रवाहित अपवाह है, ये इंटरनल ड्रेनेज है, और राजस्थान में सबसे बड़ा किसका माना जाता है, शेखावाटी का माना जाता है। और घग्गर के मैदान को हम क्या कहते हैं, नाली बोलते हैं, नाली या स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको। तो नाली इज करेक्ट आंसर। तो यहां सुमेलित कर लो आप, ए में थर्ड है। अब देखो ए में थर्ड, थर्ड यहां भी है और थर्ड यहां भी है, ठीक है। बी में, यहां पर ए में थर्ड हो गया, बी में फर्स्ट है, तो यहां 4 है और यहां बी में फर्स्ट है, ठीक है। सी में 4 है ये रहा, और डी में सेकंड है। तो आपका राइट आंसर बी होगा इसमें, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जरगा, कुंभलगढ़, कामनाथ और रघुनाथगढ़। तो देखो जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कामनाथ या इसको कमलनाथ ये आपके उदयपुर में है, सिरोही में नहीं है, रघुनाथगढ़ सीकर में। तो ये 3 का तो पता ही है ना, तो ये कमलनाथ मान लो या कामनाथ मानो, राइट आंसर सी। अब आपने एक चीज देखी होगी, नोट की होगी कि है ये कमलनाथ, परीक्षक कामनाथ लिख रहा है इसको, उसको पता आंसर तो यही, वैसे भी सुमेलित नहीं हो रहा है, तो आंसर तो यही जाएगा। तो परीक्षक कई बार ऐसे भी करता है, जो परफेक्ट नाम है उसको थोड़ा सा चेंज करके डालता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो राइट आंसर सी। ये देख, इधर पर्वत ओब्लिक पठार और इधर दे रखे हैं जिला। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है इस पर, भोराट का पठार उदयपुर, उड़िया का पठार सिरोही और कांकनवाड़ी का पठार अलवर में। तो यहाँ ए में सेकंड देख लो आप, ए में सेकंड इन दोनों में नहीं है। अब देखो पूरे प्रश्न का आंसर एक ही ऑप्शन से निकल आया, कई बार ऐसे भी होता है भाई। बी में देख लो, बी में 4 है ये रहा, सी में 1 है ये रहा, और डी में थर्ड है ये रहा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर।
यहां देखें, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर्वत है और एक तरफ ऊंचाई है। सुंदा, ऋषिकेश, जयराज और अचलगढ़, ये नाम है, उधर हाइट दे रखी है। तो सुंदा पहाड़ी जो है, आपको यहां नाम दिख रहा होगा, सीधे 991, ऋषिकेश चोटी 1017, जयराज 1090 और अचलगढ़ 1380, सीधे सुमेलित ही हैं। तो आप देख लो इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, 1, 2, 3, 4। सुंदा पहाड़ी की बात करें जालौर के अंदर, यहां पर मैंने आपको बताया था आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ी भी आती है, जहां से सागी नदी का उद्गम होता है। ऋषिकेश है, ये आपके सिरोही में है। जयराज, ये भी सिरोही में है। अचलगढ़, ये भी सिरोही में, यानी दक्षिणी अरावली। चलिए, चिरवा की घाटी किस जिले में स्थित है? आपको इतना पता होना चाहिए कि वैसे तो चिरवा अब भविष्य में सलूम्बर में चला जाएगा, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा अभी भी उदयपुर में है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें उदयपुर ही करना है। अगर बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं हो, फिर आप इधर आ सकते हो सलूम्बर की तरफ, लेकिन अभी आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? चिरवा की घाटी, उदयपुर ही आंसर करना पड़ेगा। चलिए, ढेवर, अब ढेवर जो है, ढेवर दर्रा या ढेवर झील और ढेवर जो लेक है, इसी को तो जयसमंद बोलते हैं, जयसमंद। और अभी ये कहां पर है? ये सलूम्बर में है, अभी ये उदयपुर में नहीं है। यानी अभी उसने पूछा था जयसमंद अभ्यारण्य, तो सलूम्बर ऑप्शन में नहीं था। जब सलूम्बर नहीं था, हम क्या करेंगे? उदयपुर करेंगे। चलिए, वैसे सलूम्बर में है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अरावली का कौन हिस्सा नहीं है? तो देखो, भोराट का पठार अरावली में आता है, ठीक है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में अरावली का हिस्सा है। गिरवा अरावली का हिस्सा है। लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्यन क्षेत्र, दक्कन लावा क्षेत्र यानी हाड़ौती बेल्ट, और वो अरावली का हिस्सा नहीं है। तो यहां राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी इज राइट आंसर। डांगलैंड इज पार्ट ऑफ, डांगलैंड की अगर हम बात करें तो बीहड़ भूमि को ही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में डांगलैंड बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा डांग की रानी, इसीलिए हम किसको बोलते हैं? करौली को। तो यहां राइट आंसर होगा करौली का पठार, करौली प्लेट्यू, ये राइट आंसर होगा इसमें। छप्पन प्लेन, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन साउथ में आएगा, और साउथ में आएगा तो आपको पता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नदी कौन सी संबंधित हो जाएगी? माही। और प्रतापगढ़ में यही माही कांठल प्रदेश का भी निर्माण करती है, इसीलिए इसको कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए साहब, अगला देखते हैं, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा का पठार आता है। कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? अब उसके लिए जरूरी यह है कि सभी जालौर के आपको पता हो, या ये हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको कंफर्म पता है कि जालौर से बाहर का है, वो आपको दिख ही रहा है, गोगुंदा। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है ना, गोगुंदा उदयपुर में है। तो आपको रोजा भाकर, झालोरा पहाड़ और इसराना भाकर, ये सब कहां पर है? जालौर में। तो करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब आप इस प्रश्न को पढ़ें तो देखो, कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, यह बात गलत है। भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु जरगा है, ठीक है, ये वाला है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है, बात सही है। और उड़िया का पठार माउंट आबू पर्वत के निकट स्थित है, ये बात भी सही है। भाई, माउंट आबू के अंदर गुरु शिखर है, तो मैंने यही तो कहा था कि गुरु शिखर चोटी के ठीक नीचे स्थित है कौन? आपका उड़िया का पठार, आपका ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब यहां पर हम देखें तो बी और सी ढूंढ लो आप इसमें। बी सी किस पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो गया बी और सी। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहां से माना जाता है? यह अच्छा प्रश्न दे दिया है। हमें पता है कि अरब सागर में है,
कक्ष का रन गलत हो गया, खम्बात की खाड़ी गलत हो गया, पंबन द्वीप गलत हो गया, तो मिनिकाय द्वीप दे रखा है इसने। तो मिनिकाय जो आइसलैंड है, जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है, और लक्षद्वीप अरब सागर में है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनिकाय द्वीप, यानी ये पार्ट लक्षद्वीप का है। और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है, अरेबियन सी। तो जरूरी थोड़ी ये कल को नहीं हो ऑप्शन में तो ये कर सकते हो, ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये कर सकते हो। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं किन भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं? तो अरावली अगर हम देखें तो लक्षद्वीप समूह, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो लक्षद्वीप समूह में जमीन के नीचे जड़ हैं इसकी, वो तो जमीन के नीचे है, ऊपर थोड़ी नजर आती है हमें, ये जड़ है वहां तो। या गुजरात मध्य प्रदेश गलत हो गया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक है ये। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा इसके अंदर? राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो हमें इतना पता है कि यहाँ डूंगरपुर नहीं होगा, पाली नहीं होगा, उदयपुर नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? सिरोही। खेड़ ब्रह्म से ही तो एंट्री करती है राजस्थान में, और यहां से खेतड़ी तक जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? डी करेक्ट आंसर। मध्य अरावली, मिड अरावली पूछा है, सेंट्रल अरावली पूछा है आपसे, एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो ये मैंने बताया था उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब देखो आप इसमें कंफ्यूज करने के लिए पहले सामर लिख दिया है, सामर जयपुर से देवगढ़, इसके बीच में मध्य अरावली आएगी। सामर से खेतड़ी उत्तरी अरावली है, और देवगढ़ से सिरोही तक दक्षिणी अरावली है। तो राइट आंसर बी। ये कथन और कारण वाला प्रश्न है, कभी भी याद रखना अगर कथन और कारण वाला प्रश्न आता है तो एक चीज आप याद रखो इसमें कि कथन में जो बात कही गई है, ठीक है, और कारण में जो बात कही गई है, कथन ए और कारण आर है। तो पहली बात तो दोनों बातों में ये देखो कि दोनों बातें सही हैं या गलत है। अगर दोनों बातें सही हैं तो कथन में जो बात कही गई है क्या उसका कारण नीचे कारण में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है और अगर उसमें लिंक स्थापित हो रहा है तो उसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढना है। कथन क्या कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, डेजर्टिफिकेशन को रोकती है ओवरऑल। तो ये बात भी सही है, बातें तो दोनों सही है, लेकिन ये जल विभाजक है, इसका मरुस्थलीकरण से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने कहा था, अगर ये कहता कि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है ऐसे, तो तभी तो मरुस्थल रुक रहा है, ठीक है, तभी तो मरुस्थल रुक रहा है। ये इसमें लिखा नहीं है, तो बातें तो दोनों ही सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बी। बहुत सरल प्रश्न है अगर समझ में आ जाए तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अब ऑप्शन में इन चार के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है आपको, ठीक है। अब इन चार के अकॉर्डिंग जब जवाब देंगे हम, तो देखो सज्जनगढ़ 938, लीलागढ़ 874, कुंभलगढ़ 1224 और तारागढ़ 870 या 873। तो उपस्थित विकल्प में आपका राइट आंसर जाएगा सी, कुंभलगढ़ इसमें सबसे ऊंचा है। वैसे तो गुरु शिखर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर जाएगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? और ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको सारी बातें, बनास बेसिन का भाग है। हेरोन महोदय ने जिसको तृतीय पेनी प्लेन के नाम से पुकारा था। इधर देखो, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान, ये लो यही प्रश्न आ गया कि हेरोन महोदय ने इसको क्या कहा था? तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना था, और वो हो जाएगा तुम्हारा मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान जो बनास नदी बनाती है उसको तृतीय पेनी प्लेन के नाम से इन्होंने जाना था। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो भाग कौन सा है? तो बढ़ेगी तो दर ना सिरोही की तरफ, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये राइट आंसर होगा।
नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तो ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। अरावली पर्वत का विस्तार बताना है आपको, तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी इज करेक्ट आंसर। यहां देखेंगे राजस्थान में खेड़ ब्रह्म यानी गुजरात सीमा से खितड़ी तक अरावली की लंबाई, यानी राजस्थान में पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछी है। तो राजस्थान में पूछ रहा है तो 550, टोटल पूछता तो 692, हाइट पूछता तो 930 मीटर हो जाती। चलिए यहां देखें निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान है जालौर में पाई जाती है? इग्निस रॉक, जहां मैं बात करूं अरावली की जो पहाड़ियां आती हैं 56 की पहाड़ी, उसमें रायोलाइट भी है और उसमें ग्रेनाइट भी है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड देख लो आप इसमें, 2 और 3, और 2 और 3 किस पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, करेक्ट। अगला देखेंगे बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मेवल के नाम से जाना जाता है। भाकड़ तो सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में, कांठल प्रतापगढ़ में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को वांगड़ में शामिल करते हैं और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग को मेवल में शामिल करते हैं। किस प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति यानी कि बैडलैंड टोपोग्राफी है? तो ये किस में है? चंबल बेसिन में है। ये चंबल बेसिन ही इसके लिए जाना जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी सबसे ज्यादा चंबल बेसिन में मिलती है। वांगड़ प्रदेश, कांठल प्रदेश, ये जो अलग अलग शब्द आ रहे हैं, तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा? चंबल ड्रेनेज राइट आंसर जाएगा। सेंदड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बार बार बताया था कि राजस्थान में जहां भी इग्निस रॉक है और उसमें जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, वो ग्रेनाइट जहां जहां पाया जाता है राजस्थान में, वो एक एक लाइन रट लेना। अब जैसे महिला पर्यवेक्षक में आया, ये ग्रेड सेकंड में पूछा है, ये रेलवे स्टेशन का नाम दे के हमसे पूछा है कि यहाँ चट्टाने किस प्रकार की है। तो ये सर्पाकार हैं, मिनाइंडर शेप में भी मान सकते हैं हम इनको, सर्पिलाकार भी कह सकते हैं, सर्पाकार कह सकते हैं। तो राइट आंसर सेंदड़ा कहां पर है? अभी ब्यावर और पाली, पहले पाली में था, अब ब्यावर और पाली दोनों की स्थिति में आ रहा है। वर्तमान में आंसर ब्यावर जाएगा जब भी आंसर चेंज होंगे, या आपके एनसीईआरटी वगैरह में। यहां देखें जुरासिक युग की चट्टान, अब याद आ गया इस नाम से। जुरासिक मतलब यहां पर जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, और इस फॉसिल्स के उदाहरण मैंने ज्यादा तो नहीं, कोई 10-15 दिए होंगे आपको। जेठलाई गांव का दिया, ठीक है, एक कुलधारा गांव का दिया, उसके बाद में एक गांव और बताया था आपको जैसलमेर के अंदर, जैसे बाप क्षेत्र हो गया उधर फलौदी के अंदर। तो ये जो गांव बताए, बंदा गांव बताया था, सभी गांवों में जो चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानों के अंदर जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, जिनसे ये प्रूफ होता है कि प्राचीन टाइम में, पुराने टाइम में साहब यहाँ पर क्या था? समुद्र था। तो यहाँ जुरैसिक काल के जो बेस्ट उदाहरण मिलेंगे, वैसे तो कई जिले हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो इन 2 जिलों के आसपास ही भ्रमण करोगे, वो है जैसलमेर और बाड़मेर। चाहे शाकाहारी डायनासोर हो, चाहे आकलवुड फॉसिल पार्क हो, चाहे बंदा गांव हो, इन सब में कहीं 16 करोड़ वर्ष पुराने, कहीं 18 करोड़ वर्ष पुराने, कहीं पर 4.7 करोड़ वर्ष पुराने ये जो फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तो वो चारों तरफ अगर आप इर्द गिर्द घूमोगे ना, तो 2 जिलों के आसपास घूमोगे, वो है जैसलमेर बाड़मेर। पेट्रोलियम भी यही निकला है बाड़मेर के अंदर ही। चलिए ये तो थे आपके प्रश्न, और जैसे प्रश्न पूछ सकता है हम लगभग लगभग उसी प्रकृति के प्रश्न डाल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमसे ये पूछूंगा गुरु शिखर कौन से जिले में है, ठीक है, जैसी भाषा पेपरों में बनी है, जैसे प्रश्न बनाए हैं आरपीएससी या बोर्ड ने, वैसे प्रश्न आपको डाले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।